हेलो बच्चों, बेटा बेटी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 20 जनवरी है 2023, तो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, मतलब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन तब से लेकर 1950 तक या उससे पहले हमारे पास कोई अपने देश का स्वयं का कानून नहीं था। तो 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एकदम कंप्लीट हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में हम हर साल गणतंत्र दिवस या फिर बोले रिपब्लिक डे, मतलब पूरे देश को एक जोड़ने वाला दिन बनाते हैं। इस पे सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो आज सेलिब्रेट किया गया, वो आप सब लोगों ने भी किया होगा। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। हमारा टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो या फिर ये बोले कि न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अपना जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सपोज दैट ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर पर। तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जिसमें इनके बारे में चर्चा करेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन, तो आप सब लोग जानते होंगे कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन बाहर नहीं घूमता, वो हमेशा सेंटर पे अपने न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो प्रोटॉन का चार्ज पूछा जाए तो प्रोटॉन का चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन का अगर चार्ज देखा जाए, चार्ज रहता है आपका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम हमारे चार्ज को मापने की यूनिट है। तो इस तरीके से चार्ज प्रोटॉन पे इतना होता है। अगर प्रोटॉन के मास की बात की जाए तो प्रोटॉन का मास जो रहता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर किसी एलिमेंट में ये आपका प्रोटॉन का मास रहता है, अगर किसी एलिमेंट में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, तो लास्ट लेक्चर में एटॉमिक नंबर नाम का हमारा टॉपिक था, एटॉमिक नंबर। या फिर मैं कहना चाहूं कि एटॉमिक नंबर जितना होता है आपका एलिमेंट का, वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड। जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एलिमेंट आपका न्यूट्रल है, उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव पार्टिकल, उतने ही आपके नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी अपन सिर्फ न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा इसकी खोज के बारे में। तो खोज के बारे में कई जगह आपका रदरफोर्ड का भी नाम आता है। रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। कई जगह नाम आता है ई गोल्डस्टीन का। ई गोल्डस्टीन को ज्यादा प्रेफर मानते हैं, इसलिए मैं उसका नाम एग्जैक्ट नहीं लिखा कि किनका नाम है। जनरली ज्यादातर ई गोल्डस्टीन का नाम आता है। ठीक है, और कई किताबों में आपको रदरफोर्ड का नाम मिलेगा। तो ज्यादा अगर मैं पूछना चाहूँ कि मेरे खुद के विचार से प्रेफरेंस किसको देंगे अपन, तो ई गोल्डस्टीन को। ठीक है, दूसरी बात चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। सॉरी, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए पी से डिनोट करते हैं। बात करें न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से आप डिनोट करते हैं। और न्यूट्रॉन पर अगर चार्ज की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो चार्ज देखा जाए तो चार्ज कितना रहता है
जीरो या फिर बोले न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आपका इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर इसके इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, जीरो। और न्यूट्रॉन के मास की चर्चा की जाए तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6747। देखिए यहाँ पे 1.6725 है, यहाँ पे 1.6747 है। मतलब आपका न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर उनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली जाए तो इसको भी 1 AMU बोलते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी 1 AMU ही बोलते हैं। ठीक है, बात की जाए इनकी हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। इनका नाम आता है आपका जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज आपकी 1932 में की गई थी। बहुत ज्यादा दिमाग को लोड लेने वाली चीज नहीं है, अगर आसानी से आपको याद रहे तो आप एक मोटा मोटा आइडिया रखें कि 1932 में, ठीक है, किसकी खोज की गई थी, आपकी जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की। ठीक है, जिसका मास होता है आपका 1.6747 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन का मास होता है आपका 1.6725। मतलब अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा भारी कौन होता है, तो सबसे ज्यादा भारी होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है प्रोटॉन और तीसरे नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आपके। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। तो न्यूट्रॉन जनरली न्यूक्लियस के बाहर अनस्टेबल रहता है। तो न्यूट्रॉन आपको न्यूट्रॉन के बाहर देखना चाहे तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आप ऐसे देखना चाहो जैसे आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, या 1s1 की फॉर्म में आपको प्रोटॉन को कंपेयर कर सकते हो। लेकिन न्यूट्रॉन को अगर देखना चाहो तो न्यूट्रॉन कभी, पहली बात ये चार्जलेस पार्टिकल होता है। ठीक है, और ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल है आपके किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, या फिर बोले किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी नाम आता है। जिसमें बेसिकली बात की जाए न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो न्यूट्रॉन आपका जनरली कहां स्टेबल रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर आता है तो क्या करता है, देख लेते हैं। सपोज दैट एक न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूट्रॉन है। सबसे पहली बात इसको लिखने का तरीका इस तरीके से लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए, या फिर बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, मतलब इस पर कोई, यहाँ पे लिखते हैं अपन जनरली प्रोटॉन्स को, एटॉमिक नंबर को, ये यहाँ पे 0 लगाते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पे 1 क्या लिखते हैं, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास लिखते हैं सिर्फ। तो जैसे न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस से बाहर आता है तो वो आपका प्रोटॉन में ब्रेक हो जाता है। अब देखिए यहां पर मास था आपका 1, तो ये आपका प्रोटॉन का मास 1 हो गया। लेकिन यहां पर कोई चार्ज था नहीं, न्यूट्रल था। न्यूट्रल में से एक पॉजिटिव बना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 0 में से आप पॉजिटिव बना रहे हो तो एक नेगेटिव भी बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो आपका रिजल्ट 0 ही रहना है। तो एक आपका प्रोटॉन बनेगा, साथ ही साथ एक आपका बीटा पार्टिकल बनेगा, जिसका मास होगा आपका 0 और चार्ज होगा जिसपे -1। नेगेटिव पार्टिकल बोले या फिर बोले बीटा पार्टिकल। एक प्रोटॉन बना, एक न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के बाहर आए हो तो ब्रेक हुआ, उससे एक प्रोटॉन बना, एक आपका बीटा पार्टिकल बना, साथ ही साथ इससे एनर्जी निकली, इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में आपकी एनर्जी निकली। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन आपका टूटता है तो किसमें टूटता है, एक प्रोटॉन और एक आपका बीटा पार्टिकल। देखिए यहाँ पे अगर चार्ज देखा जाए तो +1 ये -1 ये ओवरऑल कितना हो गया, 0। मास देखा तो इसका 1, इसका 0, मास भी आपका 1। ये एंटी न्यूट्रॉन आपकी जब वो ब्रेक होगा तो एनर्जी का फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी न्यूट्रॉन को ब्रेक होने की रिएक्शन बनती है। दूसरी बात, इसको अगर ऐसे पूछा जाए कि विच फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट डज नॉट
एग्जिस्ट सिंगल इन सिंगल फॉर्म, ठीक है, सिंगल फॉर्म में आपका कौन सा पार्टिकल नहीं पाया जाता, तो उसके लिए अपन अच्छा सा आंसर देंगे कि न्यूट्रॉन आपका जनरली न्यूक्लियस के बाहर नहीं पाया जाता, जब भी ये बाहर आता है तो ये प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपके कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का छोटा सा टॉपिक था, उसको अपन क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन क्या करते हैं, जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक नंबर पढ़ा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो आपके एलिमेंट हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग है। या फिर देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे सपोज दैट एक्स एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट आपका वाई है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 7 है और इसका भी एटॉमिक नंबर आपका 7 है, और इसका एटॉमिक मास आपका 17 है और इसका एटॉमिक मास आपका 16 है। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट हुआ, तो एक इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके मास दोनों जगह बराबर हो लेकिन एटॉमिक नंबर आपके चेंज हो जाए। तो ऐसे पार्टिकल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटॉमिक, जनरली हमने पढ़ा है कि एक पार्टिकल की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फिक्स होती है जिसको अपन एटॉमिक नंबर कहते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर दो पार्टिकल्स के एक ही एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, दो पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल में, दो पार्टिकल नहीं करेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, एक ओरिजिनल फॉर्म रहेगा, एक दूसरा आएगा, उसके लिए अपन नई टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, उसके लिए आपके 2-3 नाम आते हैं, आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। देख लेते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और आपके आइसोटोप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स सुन लीजिए क्या रहता है, जैसे आपका एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, दोनों के आपके एटॉमिक नंबर बराबर है लेकिन मास अलग अलग है। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें आइसोटोप्स, तो पहले कहेंगे द एलिमेंट्स हैविंग same atomic number but different atomic mass. The elements having same atomic numbers but different atomic masses या atomic mass are called आइसोटोप्स, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट हैं आपके जिनका दोनों का एटॉमिक नंबर एक जैसा है और उनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं, उस केस में उन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, आइसोटोप्स बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सपोज दैट ये आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जनरली एटॉमिक नंबर रहता है 7 और एटॉमिक मास रहता है 14, लेकिन सपोज दैट एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर है 7 लेकिन एटॉमिक मास है 15। आप यहां गौर से देखेंगे ये एटॉमिक नंबर एक जैसा है। एटॉमिक नंबर के बारे में बताते हैं कि ये आपके एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताता है। जैसे एटॉमिक नंबर 7 है, इसका भी 7 है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल में 7th नंबर पर ये आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन। तो सवाल उठता है कि नाइट्रोजन कौन सा वाला मिलेगा, जिसका एटॉमिक मास 14 होगा वो वाला मिलेगा या फिर जिसका एटॉमिक मास 15 होगा वो वाला मिलेगा। अगर एक मिलेगा ओरिजिनल तो दूसरे को अपन क्या कहेंगे, सपोज दैट ये आपका पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा 7 नाइट्रोजन 14, तो फिर ये क्या है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस में थोड़ा सा चेंज है, एटॉमिक मास चेंज है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसको अपन कहेंगे कि ये सेकंड पार्टिकल है, ये क्या है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं। एक और बना के देखें अपन, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन, इसका आपका एटॉमिक नंबर है 8 और इसका एटॉमिक मास है 16। एक तरफ ऑक्सीजन का दूसरा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है आपका 17। तो ये भी दोनों आपस में क्या है,
ये भी दोनों आपस में है, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये भी आपके आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब ये कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब एक ही एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट जिसके अलग अलग मासेस के पार्टिकल्स हों। सबसे अच्छा एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन, जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कभी आपने देखा हो 1H1, एक आता है आपको 1H2, एक आता है आपका 1H3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। देखिए यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, लेकिन सबका मास आपका अलग अलग है, मास अलग अलग है। या फिर बोले एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, मतलब जितने आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो संख्या टोटल होगी वही आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब में बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सब में अलग अलग है। ऐसे ही बोल सकते हैं आप, चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि सबका एटॉमिक नंबर बराबर हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सब में प्रोटॉन बराबर हो और न्यूक्लियॉन्स की संख्या अलग अलग हो। ठीक है, दूसरी बात जैसे अपन दूसरा पढ़ेंगे, तो दूसरे में पहले में थोड़ा सा कई बार अपन कंफ्यूज जाते हैं कि मास किस में बराबर होता है, एटॉमिक नंबर किस में बराबर होता है। तो दूसरा देख लेते हैं, तो ये भी क्या है आप में 1H1, 1H2, 1H3, ये भी क्या है आपस में आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला जो टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार में और आइसोटोप में जनरली ऐसा होता है कि एक दूसरे के वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं, लेकिन कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि मास किस में बराबर होता है और आपका एटॉमिक नंबर किस में बराबर होता है। तो उसके लिए अभी अपन दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद एक अपन ट्रिक देखेंगे। और रही बात आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के चैप्टर क्वेश्चन आएंगे एमपी बोर्ड में, और सीबीएसई में आप देख लें एक बार कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाए तो ये पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, या फिर डिफाइन आइसोबार्स करके अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर उसी को और में पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स, गिव इट्स 1 और 2 एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपन आसानी से लिख देंगे। दूसरा अपना टॉपिक है आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स में क्या रहता है कि जैसा आपका आइसोटोप्स में होता है उसका जस्ट आपका अपोजिट होता है आइसोबार में। देख लीजिए, आइसोटोप में ये आइसोबार, आइसोबार में क्या होगा, एलिमेंट्स, वहां पे आपका एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। यहां पे लिखेंगे द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक masses but different atomic number are called आइसोबार्स। मतलब वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास बराबर हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, ऐसे एलिमेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन 7 16, या इसको ले लेते हैं 15, ये कम कर देते हैं, और ऑक्सीजन 8 15। देखिए यहां पे आपके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, नाइट्रोजन आपका 7th नंबर पाएगा और आपका ऑक्सीजन 8th नंबर पाएगा पीरियोडिक टेबल में, या फिर बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 7 है, इसमें 8 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर बोले एटॉमिक
चाहे मैं बोलूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या बोलूं एटॉमिक मास या फिर बोलूं मास नंबर, मास नंबर दोनों का कितना है 15। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार में इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसका 9 17, इसका भी एटॉमिक नंबर है आपका 8, एटॉमिक मास है आपका 17। तो ये 9, देखिए यहां पे एटॉमिक नंबर आपके अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास आपके सेम है। तो ये लिखेंगे बोथ आर आइसोबार्स। ठीक है, देखा जाए आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि एक में आपके एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं, दूसरे में आपके एटॉमिक मास बराबर होते हैं। जो पॉइंट वाली बात है, पॉइंट वाली बात ये जब अपन इसको अभी अपन पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा, सिंपल ही है। लेकिन कुछ टाइम बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, आप खुद रिमाइंड करो कि आइसोबार्स में क्या बराबर होता था, आइसोटोप्स में क्या बराबर होता था, तो अपन भूल जाते हैं कि एटॉमिक नंबर किस में बराबर होता था, एटॉमिक मास किस में बराबर होता था। तो एक ट्रिक है छोटी सी, सब लोग इंडियन से देख रहे होंगे जहां तक है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में अपन पढ़ रहे हैं, जो जनरली बातें हैं वो हिंदी में करते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा भार। ठीक है, भार यानी वजन। ठीक है, वजन आपका किससे बना होता है, मास से बना होता है, वही सी बात है। तो आइसोबार्स का भार बराबर होता है। ठीक है, इतना से याद रखो, सिर्फ एक याद रखो कि आइसोबार्स जो होते हैं उसमें दोनों एलिमेंट्स का भार बराबर होता है। रही बात आइसोटोप्स की, उसके उल्टे उल्टे होते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें भार बराबर नहीं होता, उसमें आपका एटॉमिक नंबर बराबर होता है। देख लीजिए, ये आपके आइसोबार्स हैं, इनमें दोनों का आपका मास बराबर है, या मैं कहूं मास को समझाने के लिए मैं कहूं दोनों का भार बराबर है। इस नाइट्रोजन का, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भरी अलग अलग हो लेकिन दोनों का भार बराबर है, इसलिए अपन बोलेंगे इसको आइसोबार्स। और इसमें भी आपका दोनों का भार बराबर है, इसलिए दोनों को बोलेंगे आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार को समझने के लिए क्या करेंगे, वो एलिमेंट जिनके आइसोबार, वो एलिमेंट जिनके भार बराबर हो, बार से आप भार बराबर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बना के कर लेते हैं। आइसोबार जिनके भार बराबर हो। रही बात आइसोटोप्स, तो वो उल्टे हो जाएंगे, उनमें भार बराबर नहीं होगा, तो भार मतलब भार बोले या फिर बोले एटॉमिक मास।